Challenges of nation building. Integration of princely state. We talked in first section that there were three challenges in front of independent India. First was nation building, second was expansion of democracy, and third was economic development. And in first part nation building we talked about three of challenge. First was problem of partition, and now second we are starting integration of princely state, and third is reorganization of states that we will do in next part. British India was divided into what were called the British Indian provinces and princely states. It means कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया में दो तरह के स्टेट्स थे, एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और एक प्रिंसली स्टेट. British Indian province were directly under the control of British government. On the other hand, several large and small states ruled by princes called the princely state enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. This was called paramountcy and sovereignty of British crown. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एक्चुअली वो एरिया थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और सेकेंडली दूसरी तरफ जो है वो कुछ बड़े और छोटे वो राज्य थे जिनके ऊपर राजकुमार या राजा राज्य किया करते थे, और इन स्टेट्स को कुछ इंटरनल मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेने की पावर दी गई थी, लेकिन ये पावर सिर्फ तब तक थी जब तक कि वो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करती हैं. इट मीन्स कि कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का ही था, पर ये कंट्रोल डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट था. प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 आउट ऑफ 4 इंडियन लिव्ड अंडर द प्रिंसली स्टेट. 1/3 मीन्स कि इंडिया का जो 33% लैंड एरिया था वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था, और 25% पॉपुलेशन जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स में रहती थी. द प्रॉब्लम. अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी. जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया paramountcy of British crown over princely state would also lapse. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. This decision was not left to the people but to the princely rulers of these states. This was a serious problem and could threaten the very existence of a united India. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया गया तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडिया के ऊपर जो ब्रिटेन की पैरामाउंटेंसी है वो आज ख़त्म हो जाएगी. ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स को भी आज़ाद कर दिया गया, और उस समय इंडिया में 565 स्टेट्स थे. तो उन्हें गवर्नमेंट ने चॉइस दी कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकती हैं या पाकिस्तान को, और चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. और ये डिसीज़न जो है वो लोगों को नहीं प्रिंस को दिया गया था, यानी कि राजाओं को दिया गया था. अब नेचुरली इसमें एक बात समझने वाली है कि कोई भी रूलर जो है वो अपने हाथ से पावर को देने जाने नहीं देना चाहता था. तो इसलिए ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई कि इस सिचुएशन में इंडिया को एक यूनाइटेड कंट्री बनाना जो है वो एक इकट्ठा करके एक बड़े देश में कन्वर्ट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था. First of all, the ruler of Travancore announced that state had decided on independence. कि सबसे पहले त्रैवनकोर के रूलर्स ने ये अनाउंस किया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. इसका मतलब ना वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं ना पाकिस्तान को. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे. अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने सेम अनाउंसमेंट कर दी. रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वर अवर्स टू जॉइन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और भोपाल के नवाब ने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया. दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के इस रिस्पॉन्स से क्या जाहिर हो रहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया जो है वो छोटे छोटे
हिस्सों में बटा रहेगा, छोटे छोटे देशों में बट जाएगा. द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट ऑल्सो लुक्ड ब्लीक. और जो इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर लोग रह रहे हैं और उनको डेमोक्रेसी की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मिलना बहुत मुश्किल है. दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी. और ये एक बहुत ही खराब स्थिति लोगों के लिए थी, क्योंकि ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल आवर नेशनल लीडर प्रॉमिस्ड पीपल कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल रन अ गवर्नमेंट विद डेमोक्रेसी. And in most of these princely state, government was run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population. और प्रॉब्लम की बात क्या थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में जो सरकार थी वो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चला रही थी और वहाँ के रूलर्स अपने राज्य के लोगों को कोई भी डेमोक्रेटिक राइट्स देने के लिए तैयार नहीं थे. अब गवर्नमेंट अप्रोच. The interim government took a firm stance against the possible division of India into a small principalities of different size. तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरिम गवर्नमेंट क्या है. इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले इंडिया के ऊपर रूल किया करती थी. यानी कि फर्स्ट जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया में हुए थे 1952 में. तो उससे पहले जो गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही थी दैट वाज नॉन एज इंटरिम गवर्नमेंट. तो उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया दोबारा से इतने छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा तो हमारे नेशनल स्ट्रगल का या इस इंडिपेंडेंस का कोई फ़ायदा नहीं है. तो उन्होंने सोचा कि वो कोई ना कोई सख्त कदम ज़रूर उठाएंगे इंडिया को इकट्ठा करने में. द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक. और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फ्री रहें. सरदार पटेल वॉज इंडियाज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस. और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया में लाने के लिए. He played a historic role in negotiating with the rulers of princely state firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. और उन्होंने प्रिंसली रूलर से बात करके, बहुत नेगोशिएट करके, बातचीत करके ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर वो ले आए. बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन. लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, ये एक बहुत ही मुश्किल काम था. आज जिसे हम ओडिशा एक सिंगल स्टेट मानते हैं, पहले उसके अंदर 26 छोटे छोटे स्टेट्स थे. सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स. गुजरात के अंदर सौराष्ट्र रीजन में 14 बड़े बड़े राज्य थे. 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमेरियस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन. और 119 और छोटे छोटे राज्य जो हैं वो जिनको इंडिया के अंदर मर्ज करना ज़रूरी था. द गवर्नमेंट अप्रोच वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन. तो गवर्नमेंट ने जब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया तो उनकी 3 चीज़ें जो थी उन्होंने ध्यान में रखी. फर्स्ट, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया. क्योंकि ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राजा चाहें या ना चाहें, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे. Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some region. और secondly, government इस बात के लिए प्रिपेयर थी कि सभी जो एरियाज़ हैं वो बड़ी आसानी से इंडिया में मर्ज नहीं होंगे, तो उन्हें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी. यानी कि कुछ मांगे उन्हें प्रिंसली स्टेट्स की भी माननी पड़ेंगी. दिस आइडिया वॉज टू अकोमोडेट प्लूरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अलग अलग लोगों को, अगर हम अलग अलग राज्यों को इंडिया में मिलाना चाहते हैं तो हम एक ही मेथड से सबको इंडिया में मर्ज नहीं कर सकते. उसके लिए हमें प्रिंसली स्टेट्स की डिमांड के ऊपर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना पड़ेगा कि किस प्रिंसली स्टेट को हम किस तरीके से इंडिया में मिला सकते हैं. Thirdly, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over
demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundary of the nation had assumed the supreme importance. और thirdly, क्योंकि अभी अभी देश का पार्टीशन हुआ था, देश के अंदर बहुत खराब सिचुएशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि इन कंट्रीज़ को इंडिया में मिलाना जो है वो सुप्रीम, इन राज्यों को इंडिया में मिलाना, इन डिफरेंट स्टेट्स को इंडिया में कंसोलिडेट करना और इंडिया की बाउंड्री को कंसोलिडेट करके एक देश बनाना जो है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी। फिर चाहे गवर्नमेंट को उसके लिए डिप्लोमेसी यूज़ करनी पड़े, चाहे फिर उनको फोर्स यूज़ करनी पड़े और चाहे किसी को ऑटोनॉमी देनी पड़े, तो जिस भी तरीके से वो किसी भी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ला सकते थे, तो इंडियन गवर्नमेंट वॉज रेडी टू अडॉप्ट दैट मेथड। Before 15 August 1947, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundary of India into the Indian Union. यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ज़्यादातर जो भी प्रिंसली स्टेट्स जिनकी बाउंड्रीज इंडिया के साथ लगती थी, उनको शांतिपूर्वक बातचीत से इंडिया में मर्ज कर लिया गया। The ruler of most of the states signed a document called the Instrument of Accession. तो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर से एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया जिसको कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, इंडिया का पार्ट बनने के लिए तैयार है। एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर को इंडिया के अंदर मर्ज करना बाकी राज्यों की बजाय ज़्यादा डिफिकल्ट था। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिसॉल्व आफ्टर अ प्लेबिसाइट कन्फर्म पीपल्स डिज़ायर टू ज्वाइन इंडिया। लेकिन जूनागढ़ इंडिया में इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ के लोगों की, प्लेबिसाइट मतलब होता है पीपल्स वोट, यानी कि जहाँ पर लोगों के वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो वहाँ के लोगों ने जब अपने प्रिंस को, अपने राजा को ये प्रेशराइज किया कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जूनागढ़ इस तरह से इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था और जिसकी बाउंड्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ लगती थी। Some parts of the old Hyderabad states are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. तो पुराने हैदराबाद स्टेट्स के कुछ पार्ट आज प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। और यहाँ के जो रूलर को सब लोग निज़ाम कहते थे और वो वर्ल्ड के जो बहुत अमीर लोग थे उनमें से एक था। The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He entered into what was called a standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiation with Indian government were going on. तो हैदराबाद का निज़ाम जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन अंडर प्रेशर नवंबर 1947 में उसने इंडियन गवर्नमेंट से एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया 1 साल के लिए। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब है कि फाइनली उसने इंडिया को अभी ज्वाइन नहीं किया है। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है एक ठहराव, इट मीन्स कि अभी वो पहले ज्वाइन करके देखेंगे। लेकिन नेगोशिएशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ जारी थी, बातचीत जो है वो जारी थी। In the meantime, a movement of people of Hyderabad state against the Nizam rule gathered force. और इतने में ही हैदराबाद के जो लोग थे वो अपने निज़ाम के खिलाफ हो गए और उनका मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ने लगा। द peasantry in the Telangana region in particular was the victim of निज़ाम oppressive rule and rose against him. और मेनली जो तेलंगाना एरिया के किसान थे वो निज़ाम के जो रूल के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि निज़ाम जो है वो, उसकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव है। वीमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। और इस मूवमेंट के अंदर औरतों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द मूवमेंट। और सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट को फील किया गया, जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट चलाया गया वो हैदराबाद में था। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट।
और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस, दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इस मूवमेंट में सबसे आगे थी। The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Rajakars on the people. तो निज़ाम ने इस मूवमेंट का बदला कैसे लिया कि उसने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिन्हें रजाकर्स कहा जाता था, उनको, जो भी लोग आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहा। द एट्रोसिटीज एंड कॉम्युनल नेचर ऑफ रजाकर्स न्यू नो बाउंड्स। अब ये जो रजाकर्स थे ये भी धर्म के बेस के ऊपर, यानी कि ये जो निज़ाम की जो फोर्सेस थी रजाकर्स, ये भी कम्युनल नेचर में थी। इट मीन्स कि इन्होंने ज़्यादातर उन लोगों के ऊपर अटैक किया जो नॉन मुस्लिम्स थे, यानी कि उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किए। दे मर्डर्ड, मेम, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। उन्होंने लोगों को मार दिया, जख्मी किया, औरतों को रेप किया और लूट लिया, और मेनली जो इनके टारगेट्स थे वो कौन थे? नॉन मुस्लिम लोग। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू द कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस। और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने निज़ाम की फोर्सेस को कंट्रोल कर लिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर। और कुछ दिनों की आपसी लड़ाई के बाद, यानी कि रजाकर्स और इंडियन आर्मी की आपसी लड़ाई के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और इस तरह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। मणिपुर। A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained. यानी कि 15 अगस्त 1947 से आज़ादी से कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि वही डॉक्यूमेंट जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन कर रहा था, उसके ऊपर साइन किया, लेकिन इस शर्त पर किया कि जो मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी है, यानी कि मणिपुर के जो इंटरनल मैटर्स है उसके ऊपर डिसीजन लेने की पावर जो है वो मणिपुर के महाराज के पास ही रहेगी। इस शर्त पर उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और लोगों के प्रेशर में आकर महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर के अंदर इलेक्शन करवाए और मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. तो मणिपुर इंडिया का पहला ऐसा पार्ट था जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शन किए गए। अब व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? वेयर every adult citizen regardless of their caste, color, gender, economic background have given the right to vote. In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. अब जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे मणिपुर के लिए, उनके अंदर दो तरह के ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप जो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता था और एक ग्रुप जो इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहता था। While the state Congress wanted the merger, other political party were opposed to this. जो स्टेट कांग्रेस थी, मणिपुर कांग्रेस थी, वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती थी, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. तो इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा को प्रेशर किया कि तुम इस इलेक्टेड असेंबली की बात को मत मानो, यानी कि तुम इनसे बिना कंसल्ट किए मर्जर अग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दो। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। और इसकी वजह से मणिपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी हुई और आज तक भी मणिपुर के लोग जो हैं वो उसे इंडियन के साथ मर्ज होने के डिसीज़न को सही नहीं मानते हैं, यानी कि उसका रिज़ल्ट जो है वो आज भी हमें देखने के लिए मिलता है।